हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए फिटर फ्लैट थ्योरी की 500 क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 6 है। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाके पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और लगभग मैंने 130 क्वेश्चन करवा दिया है। आज मेरा क्वेश्चन 131 से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और ये सीबीटी एग्जाम जो होता है उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब कभी भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नरम मतलब मुलायम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी आंसर मालूम हो किसी भी क्वेश्चन का, तो उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ठीक है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, परीक्षा में आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, ड्रेड नॉट फाइल। ठीक है दोस्तों, ड्रेड नॉट फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। ठीक, स्विस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेड नॉट फाइल या वर्डिंग फाइल। पूछ रहा है परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस वह सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विस पैटर्न फाइल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, स्विस पैटर्न फाइल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। तो फिलर गेज दोस्तों आपको मालूम है, दो भागों के मिलने वाले गैप को जो बीच की जो जांच करता है वो हमारा फिलर गेज होता है। ठीक है, तो इसका BIS सेट ऑफ फिलर गेज मतलब BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है वही आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, 0.02 mm to 1 मिलीमीटर इन स्टेप ऑफ 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा है स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा है, और क्यों 25 डिग्री दिया है, मतलब कि 4.4226। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछ गया है कि स्लिप गेज की ऊंचाई, मतलब ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यही वाला चीज़, ये हमारा स्लिप गेज है, इसी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। और ये हमारा आप जानते हैं साइन बार है। तो साइन बार की जो लंबाई दिया है यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे जो साइन बार की हमारा लंबाई दिया है वो आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे 100 दिया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, ये स्लिप गेज की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग सुने होंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई। ठीक है, स्लिप गेज की हाइट, और जो कर्ण है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो साइन बार की लंबाई है ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो साइन, ये थीटा का मान क्या दिया है, 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है, h माना है, हमने निकालना है स्लिप गेज की ऊंचाई, और कर्ण क्या है 100, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब साइन 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री का मान कितना दिया है यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, दिया है 0.4226। ठीक है, इक्वल टू h/100। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जब 100 का इसमें आप गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है हमारा, इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक हमारा दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42.26। ये क्या हो गया, स्लिप गेज की हाइट निकल आई। ठीक है,
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ रहा है, कालखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कालखंड के बाहरी व्यास के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है इसी से आपका नाम पूछा है, मतलब ये क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो अंदर है 3 तो आप दिख रहा है, ये हमारा क्या है, स्लिप गेज है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ज्वा हैं, मतलब जबड़े हैं। तो वही हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड या कैलिब्रेशन ग्रेड भी कहते हैं, क्या है। ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2। दोस्तों आज मैं इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए आप वो चीज़ कर ले। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा जरूर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड 0 हमारा क्या होता है, कैलिब्रेशन ग्रेड होता है। और दोस्तों ये जो हमारा ग्रेड 00 होता है, ये हमारा रेफरेंस गेज होता है। ठीक है, ग्रेड 00 क्या होता है, रेफरेंस गेज। और ग्रेड 1 जो होता है ये हमारा इंस्पेक्शन गेज होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन गेज होता है। ठीक है, कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ग्रेड 1 क्या होता है, तो इंस्पेक्शन गेज होता है। और ग्रेड 2 जो होता है वो वर्कशॉप गेज होता है। ठीक है, जो वर्कशॉप वगैरह में पाया जाता है, ग्रेड 2। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपसे एग्जाम में गलती ना हो अगर आप ध्यान से सुने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लिप गेज का अंशांकन कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, तो ऑप्शन ए ग्रेड 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका पूछने का मतलब है कि ये जो आपकी विधि दिखाई हुई है कि जैसे ये हमारा क्या है, स्लिप गेज है। 2 स्लिप गेज को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के और कुछ यूँ घुमाने की प्रक्रिया जो है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, कौन सी विधि होती है। जैसे कि स्लिप गेज को जब आप एक दूसरे के ऊपर रख के घुमाएंगे तो स्लिप गेज एक दूसरे से अटैच हो जाती है। ठीक है, जुड़ जाती है। तो उस विधि का नाम आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, रिंगिंग। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर रख के घुमाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, लिख के पूछ लेगा तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रिंगिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है इस गेज का उपयोग क्या है। ठीक है, कुल मिला के पूछ रहा है कौन सा गेज है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऑप्शन लिखा है थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड कैलिपर गेज। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा गेज है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ये हमारा थ्रेड प्लग गेज है। थ्रेड प्लग गेज का उपयोग क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए। ठीक है, आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा रिंग गेज होता है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, ये जो हमारा रिंग गेज होता है ये बाहरी व्यास की जांच करने के लिए होता है। ठीक है, बाहरी बेलनाकार व्यास की जांच करने के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किसका उपयोग होता है, रिंग गेज का। और आंतरिक व्यास की जांच करने के लिए प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। तो आपसे ये जो त्रिज्या गेज की आकार की सीमा पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइज इंडिविजुअल रेडियस गेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए स्टेप ऑफ 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शाफ्ट के बाहरी पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। ठीक है, मतलब ये बाहरी शाफ्ट के व्यास की जांच करता है। ठीक है, बाहरी व्यास की जांच करता है। ये हमारा क्या है, रिंग गेज है। लेकिन कौन सा गेज है, रिंग गेज एक गो होता है, एक 9 गो होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें उसके बारे में
चर्चा की गई है और उसका फिगर भी दिखाया गया है कि रिंग गेज गो कौन सा होता है और नो गो कौन सा होता है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर देख लीजिए। तो ये वाला कौन सा गेज है हमारा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिंग गेज गो। ठीक है, रिंग गेज गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। ठीक, अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की प्रक्रिया क्या है। तो हमारा लैपिंग है, होनिंग है, ग्राइंडिंग है या फाइलिंग है। दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, होनिंग। ठीक है, अब घर्षक स्टिक के साथ जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल जांच करने की फिनिशिंग प्रक्रिया होती है वो होनिंग में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी कह दे आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है तो वो हमेशा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं मतलब कि तांबा और पीतल। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन बदल भी सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ हम ऑप्शन बी बता रहे हैं वहाँ भी ऑप्शन बी आए, आप लोग ऑप्शन बी याद करके जाएँ। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़े रहिए। तांबा और आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए तांबा और पीतल लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी लैप सामग्री जो होती है वो महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसी कौन सी लैप सामग्री है जो महंगी है और ख़राब हो जाए अगर तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लेड। ठीक, लेड महंगा भी होता है, अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार इससे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक को हटाने के लिए किस प्रकार के घर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। पूछ रहा है कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक को हटाने के लिए किस प्रकार की अवघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा अवघर्षक है जो डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बोरान कार्बाइड। जो बोरान कार्बाइड अवघर्षक है वो डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरान कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अवघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पूछा टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अवघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन है। मतलब इसमें जो दिया हुआ है इनमें से सबसे कठोर कौन है टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हीरा, डायमंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अवघर्षक का नाम बताएं। ठीक है, जैसा कि बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से जब फिनिश करने की बात आ जाती है तो उससे किस अवघर्षक को उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हीरा। ठीक है, डायमंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए डायमंड, हीरा का उपयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा था व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काटने की प्रक्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करने के लिए। ठीक है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तांबा और इनके मिश्र धातुओं के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तांबा और इसके मिश्र धातुओं के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल, मशीन ऑयल, घुलनशील तेल या पेट्रोलियम जेली? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, घुलनशील तेल। सोल्यूबल ऑयल, तांबा और इसके मिश्र धातुओं के लिए किस लैपिंग व्हीकल की उपयोग किया जाता है? तो सोल्यूबल ऑयल, ठीक है, घुलनशील तेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए फिगर वाले क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? मतलब इसका क्या उद्देश्य है? बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, आंतरिक सतह के लिए लैपिंग टूल, या फिर बाहरी बेलना सतह का के लिए लैपिंग टूल, या आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है राउंड है ना, ये हमारा बाहरी बेलनाकार जो जॉब होगा उसी की ये ऊपर चढ़ के लैपिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो वही हो जाएगा हमारा बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है, ठीक है। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा किस विधि में किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। एनीलिंग में किया जाता है, हार्डनिंग में किया जाता है, टेम्परिंग में किया जाता है, या नॉर्मलाइजिंग में किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एनीलिंग प्रोसेस में जो होता है वो स्टील को क्या दिया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो जो पुरानी संरचना को इसमें क्या होता है, बनाए रखा जाता है, इसकी आसानी से इसमें मशीनिंग किया जा सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? फेराइट, आर्सेनाइट, या मार्सेनसाइट, या पियरलाइट? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टेनसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, या हार्डनिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डनिंग। क्या कर रहा है, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए और स्टील पर घिसने के प्रतिरोध को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो हार्डनिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को हार्ड कर देंगे लोहा को तो उसमें क्या गुण आ जाते हैं, काटने की क्षमता आ जाती है, ठीक, क्षमता को जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? मतलब चरम भंगुरता को दूर करने के लिए और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या है, ये आपसे पूछा है। वो टेम्परिंग है, ठीक है। टेम्परिंग किस लिए किया जाता है? उसके भंगुरता को दूर करने के लिए और टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टेम्परिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में इस समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? सोकिंग, हीटिंग, क्वेंचनिंग, या हार्डनिंग? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सोकिंग। मतलब स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म तो कर लिए और उसी तापमान में एक समय के लिए, कुछ समय के लिए, मतलब एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारा क्या होती है, सोकिंग होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है?
ठीक है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले जो ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या है? सोकिंग में होता है, क्वेंचनिंग में होता है, हीटिंग में होता है या ऑस्टेनाइटिंग में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, क्वेंचनिंग में होता है। ठीक है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी और तेल, हवा का उद्देश्य क्या होता है? उसको क्वेंचनिंग करने के लिए किया जाता है ना, मतलब ठंडा करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचनिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा, इस्पात मतलब स्टील के लिए कौन सा क्वेंचनिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ठंडी हवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है? ठीक है। टेम्परिंग है, हार्डनिंग है, एनीलिंग है या नॉर्मलाइजिंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है टेम्परिंग, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत तो पहले से ही स्टील है, ठीक है, उसको पुनः गर्म करके ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार जो होता है, उससे जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या होता है? टेम्परिंग। ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एनीलिंग का फायदा क्या है? ठीक है। एनीलिंग का फायदा क्या है? आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, या स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, या फिर घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए? तो इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। ठीक है। एनीलिंग का फायदा क्या है? आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए एनीलिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। स्टील के घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील के घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टील के नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्टील के नॉर्मलाइजिंग जो होती है वो उसके आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ताकि उसमें फिर से मशीनिंग वगैरह किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशना तार्क को संचारित करने के लिए, ठीक है, रोशना तार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी विच की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। ठीक, मतलब ट्रांसमिटिंग को करने के लिए, संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा वुडरफ की। ठीक है। कभी कभी पूछ रहे टेपर सॉफ्ट पर किस की का उपयोग किया जाता है? तो वुडरफ की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वुडरफ की। इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? टेम्परिंग के द्वारा, हार्डनिंग के द्वारा, या एनीलिंग के द्वारा, या नॉर्मलाइजिंग के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हार्डनिंग के द्वारा। ठीक है। स्टील के जो यांत्रिक गुण होते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ होता है, चिमड़ापन होता है, डक्टिलिटी होता है, वो हमारा किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? जब उसको हार्ड कर देते हैं। हार्डनेस से क्या होता है? थोड़ा सा विटनेस के गुण आ जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टील के आंतरिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी आदि हार्डनिंग के द्वारा प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? नायलॉन, टेफलॉन, सिंटर्ड अलाई, या लैमिनेटेड फिनोलिक्स? दोस्तों इस जवाब में आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर भी करवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? लैमिनेटेड फिनोलिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेज बाल वाले बाल रेसेस
का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। झटके झेलने के लिए, जनरल लोड लेने के लिए, या अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, या रेडियल लोड का सामना करने के लिए। ठीक है, तो जो बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेस बॉल रेसेस का उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ठीक, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ठीक है, इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रो रोलर बियरिंग का उद्देश्य मतलब उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी रेडियल लोड को लेने के लिए। ठीक है, भारी रेडियल भार लेने के लिए। ठीक है, डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। ठीक, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, बियरिंग को नुकसान होने से रोकने के लिए, या बियरिंग की कुशलता से चलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। ठीक, यानी कि शाफ्ट की जब्ती को रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि शाफ्ट की जब्ती को रोकने के लिए बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस वाशर का नाम क्या है। दोस्तों ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने फिगर्स रिलेटेड भी अलग से क्वेश्चन करवाया हुआ है, डायग्राम से संबंधित सवाल फिगर थ्योरी में, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। उसमें फिगर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने अलग से वीडियो उसका बना दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इस वाशर का नाम क्या है। इसमें देखिए बाहरी भी दांते बने हुए हैं और आंतरिक भी दांते बने हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा वाशर है, ये बाहरी प्रकार का वाशर भी है और आंतरिक प्रकार का भी वाशर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक और बाहरी वाशर। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि उस नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।